गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि अपने पीछे क्लासेस में लिक्विड को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया था कि एक हमारा लिक्विड वोलेटाइल होता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल्स होता है। तो राउल्स ने वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अपना एक लॉ दिया। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानेंगे कि राउल्स लॉ हमको क्या बताया। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अब एक डिफिनीशन इसका देखते हैं। फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, मतलब ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट है, the partial pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जो वोलेटाइल लिक्विड से बना हो, उसका पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट ईच कंपोनेंट का अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप लोग को मैं पीछे क्लासेस से बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि हम लोग को स्टडी करनी है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग पहले राउल्स लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फर्स्ट कंपोनेंट के लिए करेंगे, फिर सेकेंड कंपोनेंट के लिए करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट को आप सॉल्यूट मानोगे और सेकेंड कंपोनेंट को सॉल्वेंट मानोगे। हम लोग लेट करते हैं या सपोज कर देते हैं। सपोज इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज P1, if partial pressure of first component is P1 and its mole fraction is X1, that's according to this law, partial pressure is directly proportional to mole fraction of solute। इट मीन्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। क्योंकि ये जो पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट को मैं सॉल्यूट माना हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट या सॉल्यूट P1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है? X1 है। तो इसको नाउ सॉल्व करते हैं, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं, तो P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। इट मीन्स partial pressure of first component equal to vapor pressure of pure component into mole fraction of first component। सिमिलरली सेकेंड कंपोनेंट के लिए भी हमारा ठीक इसी तरीके से हम लोग लेट कर लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज P2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज X2। अब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को सॉल्व करके हटाते हैं, तो P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। यहाँ पर भी ये पार्शियल वेपर प्रेशर सेकेंड कंपोनेंट्स का है, ये प्योरेस्ट फॉर्म में वेपर प्रेशर है, और ये X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कंपोनेंट सॉल्यूट होता है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। तो जैसे आप कह सकते हो कि पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो P1 और P2 के सम के बराबर होगा। क्योंकि ये चीज़ें आप लोग को 11th में पढ़ चुके हो। डाल्टन्स लॉ बताए थे कि अगर एक सिस्टम में कई सारे गैस या लिक्विड इनबिल्ट हैं और सब गैसेस मॉलिक्यूल का एक इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम हमारे सिस्टम के टोटल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी सिस्टम का टोटल प्रेशर या सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का प्रेशर प्लस सेकेंड कंपोनेंट का प्रेशर का सम हो जाएगा। अब यहाँ पे P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। इन इट मीन्स एबव इक्वेशन से P1 और P2 की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 बन जाता है। जैसे कि हम लोग पीछे क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन का ऑलवेज मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन X1 है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन X2 है, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बनेगा, और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस X2। इट मीन्स 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? अबव इक्वेशन में पुट करते हैं, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट
इंटू x2। अब इसको सॉल्व करके और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि अब चाहो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से क्या करो x2 कॉमन ले लो, तो उसके रिस्पेक्ट में एक हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा। फिर इसको ट्रांसफ़र करके चाहो तो इस तरीके से भी इक्वेशन आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर। आगे हम लोग इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देख लो, अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो ये पॉइंट एक हमारा ओरिजिन होगा, एक पॉइंट ये ओरिजिन होगा। तो अगर मैं सॉल्यूट के लिए ले रहा हूँ तो सॉल्यूट के लिए ओरिजिन ए हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट के लिए ले रहा हूँ तो ओरिजिन हमारा ए हो जाएगा। और जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों मिल जाएंगे तो एक नया बन जाएगा जिसको आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन कहोगे। तो पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इधर आ रहे हो, ध्यान दीजिएगा, अब इधर जा रहे हो तो क्या राइज हो रहा है, वेपर प्रेशर। क्या राइज कर रहा है, वेपर प्रेशर। अगर आप इधर जा रहे हो तो क्या राइज कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। अगर इधर जाओगे तो सॉल्यूट का राइज करेगा। अगर इधर आओगे इट मीन्स क्या, अगर इस ओरिजिन के राइट साइड में जाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट राइज करेगा, अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट राइज करेगा। जैसे कि आप जानते हो कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, तो अगर P1 बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। सिमिलरली P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, इट मीन्स P2, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे इस ओरिजिन पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे हमारा P1 क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इसका P1 नॉट, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखो तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा और यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, P2 नॉट, और इस पॉइंट पे इसका मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे P टोटल इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे तो क्या कहलाएगा, P टोटल। चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख कर भी दिखा सकते हो, या यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट कंपोनेंट का लाइन है और इस सेकेंड कंपोनेंट का लाइन है, और आपको बताया कि फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूट है, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर। ये हमारा राउल्ट्स लॉ था वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, बट राउल्ट्स ने नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए भी बताया था, लेकिन नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स का जो राउल्ट्स का डिफिनीशन था वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो पहला फैक्टर है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उस पर डिपेंड करता है। तो जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग समझ लेंगे कि क्या उस फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को जो एक्सप्लेन करने वाले व्यक्ति थे वो राउल्ट्स थे। उन्होंने ये बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए क्या होगा। जैसे वोलेटाइल के लिए तो उन्होंने बता दिया, अब नॉन वोलेटाइल्स के लिए उन्होंने क्या बताया, तो नॉन वोलेटाइल्स के लिए उन्होंने ये कह दिया कि फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute present in a volatile solvent। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हो एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उस रिस्पेक्ट में राउल्ट्स ने ये बताया कि राउल्ट्स लॉ में बी स्टेटेड एज द relative lowering of vapor pressure for a solution is equal to the mole fraction of solute। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। यहाँ पे P नॉट हमारा वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्वेंट है, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। एनी डाउट, आप लोग यहाँ तक क्लियर समझे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को लाई करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को लाई नहीं करेगा। तो इस पर डिटेल स्टडी हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। एक चीज़ें और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब राउल्ट्स लॉ का
वेपर प्रेशर हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका हीट मिक्स मतलब एंथैल्पी मिक्स भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम मिक्स भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स डेल्टा एच मिक्स या डेल्टा एच सॉल्यूशन की जो वैल्यू होगी वो भी जीरो होगी, और डेल्टा वॉल्यूम मिक्स ये भी क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स कहने का कि जो इनिशियल और फाइनल एंथैल्पी मिक्स और या वॉल्यूम मिक्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिससे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और वॉल्यूम चेंज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। थैंक यू।